हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है सामाजिक विज्ञान का अधिगम में यानी कोड 509 में। आज हम लेंगे ब्लॉक 2 और यूनिट की बात करें तो 3 है। क्वेश्चन ऑलवेज की तरह इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि टाइम अब रह गया है बहुत कम आपके लिए, इसलिए आज के इसमें क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन पूछा इसको दो तरह से जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, उसी में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत आएगा, या फिर प्राथमिक द्वितीय स्रोत से आप क्या समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, भूतकाल को समझने की ऐतिहासिक पद्धति क्या है, एक्सप्लेन करिए। या भूतकाल को आप किस तरह से समझेंगे वो आपको एक्सप्लेन करने को बोल देगा उदाहरण सहित। तो सभी का आंसर एक ही होगा, बस इतिहास के विभिन्न स्रोत आप पढ़ लीजिए और इसके अंतर्गत इतिहास को समझने, भूतकाल को समझने की ऐतिहासिक पद्धति अपने आप बन जाएगी। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं, आज आप ले लेते हैं अगला, इसमें हम ब्लॉक जो है 2 ले लेते हैं, ओके। और इसमें देखते हैं, थोड़ी सी नॉइज प्रॉब्लम हो रही है। भूतकाल को समझने की ऐतिहासिक पद्धति क्या है, ठीक है ना। तो देखिए भूतकाल को यानी भूतकाल जो गुजर चुका है, जो गुजर चुका होता है वो इतिहास होता है। तो यहाँ पे यदि इतिहास को समझने की ऐतिहासिक पद्धति आ जाए तब भी आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो हम अपने अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, उस वक्त लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उस वक्त की चीज़ें किस तरह की हुआ करती थी, उन सभी चीज़ों में, उस वक्त की दशा के बारे में, उस वक्त के कालों के बारे में, कितने देश थे, उन देश में क्या क्या टाइम था, क्या काल था, वहाँ के पुरुष और स्त्रियों के जीवन के बारे में सभी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। और ये हम सिर्फ एक ही चीज़ से जान सकते हैं, वो है इतिहास। इतिहास हमें बताता है कि हमारा जो अतीत था, हमारा जो प्राचीनतम समय था वो कैसा था, और जो बहुमूल्य चीज़ें उस समय थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, मोहनजोदड़ो की, तो मिस्र घाटी की, तो हमें कैसे पता चलता है, इतिहास के माध्यम से पता चलता है जो हमारे लिए बहुमूल्य है, ठीक है। तो इतिहासकार किस प्रकार अतीत से सूचनाएं, तथ्यों, घटनाओं आदि को पुनः प्राप्त करते हैं, वे किस प्रकार अतीत की छानबीन और विश्लेषण करते हैं, सभी कुछ हम ये, क्योंकि अतीत का तो कोई ठोस रूप होता नहीं है, उस वक्त कौन सी चीजें किस काल में हुई ये पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जाता है, एक विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे स्रोत होते हैं, ठीक है, जिनके आधार पर हम उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का वास्तविक क्रमिक वर्णन करने के लिए कि स्वतंत्रता संग्राम की स्टार्टिंग कैसे हुई, कौन कौन शामिल हुआ, क्या हुआ, तो इन सभी चीज़ों को एक स्रोत से लिया जाता है जो कि भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम विभिन्न स्रोतों, जैसे कि लोगों के बीच भेजे गए पत्र हो गया, अखबार हो गया, युद्ध में जो प्रयुक्त गोलियां होती हैं, इसी काल में लिखी गई जो पुस्तकें, भाषण होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उन सभी को हम लेते हैं, विशेषज्ञ लेते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं उन लोगों की, ठीक है ना, इसी काल के विशेषज्ञ लोगों के किए गए साक्षात्कार आदि को मान्यता देकर विचार करते हैं। और इसके बाद उसका जो एक विश्लेषण होता है, जैसे एग्जांपल लिया था, क्या लिया था हमने कि स्वतंत्रता संग्राम का, और उसके आधार पर उसका वर्णन विश्लेषण किया जाता है। तो किसके आधार पर हमने किया स्वतंत्रता संग्राम का विश्लेषण? साक्ष्य के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हमने स्रोत लिए ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोई भी घटना होती है तो उसका चश्मदीद गवाह नहीं होता था उस समय में, लेकिन हमें उसके बारे में बताना तो पड़ता था। हम आज बहुत कुछ जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, हम लोगों को गुलाम बना के रखा हमारे देश को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे हमें एक एक चीज पता चली। लोगों ने मैगजीन्स में लिखा, उस समय पेपर छपे, फिर लोग किद्वंतियाँ सुनते आए अपने दादा परदादा से, और इस तरह हम तक आज ये चीजें बुक के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से पता चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इतिहासकार वे लोग हैं जो बहुत से स्रोतों, जैसे विभिन्न कालों के प्राचीन लोगों द्वारा लिखित प्राचीन लेख हो गए, किसी विशिष्ट स्मारक से, ढांचे से लिखित शिलालेख जो हो गए। अब गौतम बुद्ध के बारे में हमें पता चलता है, तो कैसे पता चलता है? गौतम बुद्ध का जो अशोक थे, अशोक सम्राट थे, उन्होंने शिलालेख लिखवाए थे, तो उसको जब पढ़ा गया, वो भी ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत लिपि में थे, तो जब उस लिपि को पढ़ा गया तो हमें बुद्ध के बारे में पता चला, कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, तो लिखित शिलालेख हो जाते हैं। प्राचीन लोक कथाएं जो होती हैं,
कहानियां, भोजपत्र और जीवनियां, चट्टान, गुफाओं की दीवारों पर अंकित जो आकृतियां होती हैं उनका पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग। तो देखिए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस बन जाता है कि चट्टानों, गुफाओं की दीवारों पर अंकित आकृतियों की आयु पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तकनीक का प्रयोग करते हैं और कुछ विशिष्ट स्रोत ऐसे हैं जिनके अनुसंधान से इतिहासकार अतीत को जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्रोत के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत बृहद स्रोत है, बहुत ही स्रोत है, लेकिन इतिहास में कौन कौन से विभिन्न स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इतिहास के विभिन्न स्रोत के अंतर्गत आज हम यहाँ पे सबसे पहला लेंगे उपलब्धता के आधार पर। ठीक है ना, किसके आधार पर, उपलब्धता के आधार पर हम स्रोत लेंगे। और हमारा सबसे पहला है कि क्वेश्चन आ सकता है कि हम इतिहास को या प्राचीन काल को, भूतकाल को किस तरह समझते हैं, जानते हैं, इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। पहला, उपलब्धता के आधार पर। तो उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव विभिन्न स्रोतों पर निर्भर करते हैं और सभी संभावित ऐतिहासिक स्रोतों अर्थात जो शिल्पी स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, मौखिक परंपराएं होती हैं, इनसे हमें पता चलता है देखने पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका उपलब्धता के आधार पर कौन कौन से स्रोत आते हैं। वास्तुशिल्पी स्रोत आता है सबसे पहले। ओके, वास्तुशिल्पी स्रोत, इसके 3 प्रकार के स्रोत इसमें शामिल होते हैं। तो शिल्प से मतलब क्या होता है, शिल्प का मतलब चित्रकला, चित्रकारी हो, कहीं भी की गई हो तो वो हो जाती है शिल्प। जो इमारतें होती हैं, स्मारक होते हैं, चित्र, बर्तन, भित्ति चित्र, अन्य वस्तुएं जो होती हैं, तो ये वास्तुशिल्पी के अंतर्गत आ जाते हैं। वो किस टाइम की, उनकी एज पता लगा लेते हैं और इससे पता चल जाता है किस काल की, किस टाइम की है। उस काल में इसका शासन था, मतलब ये उस काल की हो गई। सिक्कों के अध्ययन से संग्रहित मुद्रा विषयक साक्ष्य, जब सिक्कों में मुद्रा से भी पता लगा लिया जाता है इस राजा के टाइम में ये सिक्के, इस तरह के चित्र बनते थे, तो ये हो गया। पुरालेख में शामिल पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्तों, भवन की दीवारों, पक्की ईंटें, पत्थर की मोहरें आदि, इनसे भी पता लगा लेते थे। तो ये भी एक साक्ष्य स्रोत होते थे पहले के टाइम को, इतिहास को पता करने के। साहित्यिक स्रोत से कैसे करेंगे, तो देखिए इन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक स्रोत को अभी उपलब्धता के आधार पर था, अब साहित्यिक स्रोत हो गया। पवित्र और धार्मिक साहित्य, ठीक है, वेद, महाकाव्य, पुराण, बौद्धिक धार्मिक साहित्य, जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें आदि। तो मैंने कहा कि बहुत से ऐसे साहित्य हैं जो हमें पुरातन के समय की चीजें, लोगों के पुराने टाइम में प्राचीन चीजों से हमें अवगत कराती हैं। तो उनमें वेद है, महाकाव्य, पुराण, बौद्धिक धार्मिक चीजें, साहित्य हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसे 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, वैयक्तिक साहित्य, दूसरा प्रमाणिक साहित्य। वैयक्तिक साहित्य में नाटक, उपन्यास, कविताएं, व्याकरण और ज्योतिष लिखी गई थी, और जिसमें पुस्तकें, चिकित्सा और कला, जीवनियां, आत्मकथाएं, डायरी, यात्रा वृत्त आज शामिल किए गए थे। ठीक है, और कार्यालयी आदेश, प्रेषित पत्र, न्यायालयों के निर्णय भी इसी प्रमाणिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि ऐसी साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य में 2 भाग में बांटा गया, एक वैयक्तिक, एक प्रमाणिक। वैयक्तिक यानी जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कविताएं, व्याकरण, ज्योतिष किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई होती हैं। कोई भी कुछ भी लिख सकता है तो वो वैयक्तिक हो जाती हैं। किसी की जीवनी हो गई, आत्मकथा, डायरी, वृत्तांत आदि हो गए। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रमाणिक साहित्य है वो कार्यालयी आदेश, प्रेषित पत्र, न्यायालयों के निर्णय वगैरह जो होते थे, उस वक्त जो निर्णय लिए जाते थे और जो एक विशेष आदेश निकाले जाते थे, उनको जो साक्ष्य बन जाते थे, तो वो प्रमाणिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। व्यक्तिक साहित्य और प्रमाणिक साहित्य में पूछ सकता है कि व्यक्तिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे नाटक, उपन्यास, कविता, इनमें से 4 ऑप्शन कोई भी दे सकता है। अब विदेशी साक्ष्य देख लेते हैं। तो इस वर्ग में आने वाले विदेशियों जैसे आपका हो गया एफ हेन मेगास्थनीज द्वारा लिखित लेख, यानी ऐसे बहुत से विदेशी थे। हर एक शासक के शासन काल में विदेशी जरूर आए हैं। इरेटास्थनीज, मेगास्थनीज, बहुत सारे ऐसे हीन-हान लेखक उस समय हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे विदेशी उस वक्त आया करते थे, लेखक हुआ करते थे, जो उस वक्त के शासक होते थे उनके बारे में लिखा करते थे, अपनी बुक में लिखा करते थे, वर्णन किया करते थे। तो ये क्यों भी विदेशी साक्ष्य के रूप में हमें मिल जाता है। ओके, फिर मौखिक परंपराएं जो होती, जो स्थानीय लोग, जनरली हम लोग जो कहानियां सुनते हुए आते हैं लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में, सबके बारे में, तो वो भी एक साक्ष्य हो जाता है। अब देख लेते हैं इतिहास के विभिन्न स्रोत के अंतर्गत साक्ष्यों के आधार पर क्या है। अभी इतिहास को हमने इतिहास
इतिहास के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें हमने देखा उपलब्धता के आधार पर, स्रोत में उपलब्धता के आधार पर देखा, ठीक है ना, उसके 3 भाग हो गए। फिर स्रोत में ही हमने क्या देखा, दूसरा जो हमने टॉपिक लिया वो हुआ साक्ष्यों के आधार पर। ये स्रोत की बात अभी चल रही, ठीक है ना, साक्ष्यों के आधार पर उस पर, जिसमें हम देखेंगे प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत, ठीक है ना, किसके, साक्ष्यों के आधार पर। ऐतिहासिक घटनाओं के सभी स्रोतों का अभिलेखन के आधार पर वर्गीकरण करना होता है और उसके 2 मुख्य शीर्षक के अंतर्गत ला सकते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतिहास को जानने के 2 मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो उसमें फिर आपके प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत आ जाते हैं, ठीक है ना, जो साक्ष्यों के आधार पर होता है कि या इतिहास के विभिन्न स्रोत साक्ष्यों के आधार पर वर्णन कीजिए, तो आपको फिर यहीं पे प्राथमिक द्वितीयक स्रोत लिखने होंगे। अब देख लेते हैं प्राथमिक स्रोत, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं प्राथमिक स्रोत में। देखिए प्राथमिक स्रोत में क्या होता है कि ये वे स्रोत या अभिलेख है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं जो या स्वयं उस घटना से सीधे जुड़े हैं या फिर घटना के साक्षी होते हैं। प्राथमिक का मतलब प्रथम होता है, प्रथम में व्यक्ति से ले लीजिए तो ये वे ऐसे अभिलेख होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं उसे तैयार करता है या तो उसे लिखता है, ठीक है, जो भी करता हो, या फिर जिस घटना का वो वर्णन कर रहा है, लिख रहा है, वो खुद उसका साक्ष्य हो, सबूत हो कि अपनी आंखों से उसने देखा है, वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। संसद और न्यायिक प्रक्रियाओं के कार्य विवरण, कानून, संधियां, राज्यों, प्रामाणिक दस्तावेज, आत्मकथाएं इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं। समय से प्राप्त साक्ष्य जैसे जनगणना, लोगों के पत्र, वीडियो, फिल्म फुटेज, रेडियो समाचार पत्र, साक्ष्यालेख, पुस्तकें, रंग कर्म, भौतिक अन्वेषण अर्थात मकबरे, युद्धों से प्राप्त गोलियां भी इसी स्रोत के अंतर्गत आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वे स्रोत ये स्रोत वे अभिलेख है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते हैं जो स्वयं उस घटना से सीधे जुड़े हो या फिर घटना के साक्षी होते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। द्वितीयक स्रोत में देख लेते हैं तो द्वितीयक स्रोत जो होते हैं ये वे स्रोत होते हैं जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जो स्वयं वास्तविक घटना के दृश्य से दूर रहा हो किंतु उसने घटना के साक्ष्यों की मदद से स्रोत को तैयार किया हो। प्राथमिक स्रोत में व्यक्ति स्वयं उस घटना से जुड़ा हुआ होता है, स्वयं उसे तैयार करता है। द्वितीयक स्रोत में व्यक्ति जो होता है, जो भी साक्ष्य स्रोत तैयार करता है वो दूसरों के द्वारा, यानी कि वो उस घटना से नहीं जुड़ा है, उसने उस घटना को देखा नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा बताए हुए या पढ़े हुए चीजों से वो उस चीज को तैयार कर रहा है, ठीक है। विभिन्न कालों के मानक ऐतिहासिक कार्य सामान्यतः ऐसी वर्ग के द्वितीयक स्रोत जैसे किसी काल पर लिखी गई पुस्तक, भाषण, हाल ही के समाचार पत्र, किसी काल के विशेषज्ञों के साक्षात्कार आदि पर आधारित होते हैं। ये द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। अकबर की जीवनी हमें फिर से लिखनी है तो हम क्या करेंगे, पहले की हम बुक उठा लेंगे और अकबर की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें एक अगेन बुक छपवा दी है। ये द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आ गए। हमें तो अकबर के बारे में पता नहीं है लेकिन पहले से मुझे उसकी जानकारी है, दूसरी बुक वहां पे मुझे मिल रही है, यानी दूसरे व्यक्ति ने मुझे उसके बारे में जानकारी दी और मैंने उस चीज को फिर क्या किया, स्रोत बना दिया बुक छपवा के, तो ये द्वितीयक स्रोत हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, इसको थोड़ा सा जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिक उपागम संबंधी निर्देश क्या होते हैं तो ये बाद में देखेंगे। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको बताया है कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके क्वेश्चंस लेंगे। इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे इतिहास का महत्व पूछ रहा है आपसे कि इतिहास के महत्व का क्या महत्व की चर्चा करना है, तो आप बहुत अच्छे से इतिहास का महत्व लिख सकते हैं। जो भी मैंने इस वाले वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने जो स्टार्टिंग किया था कि इतिहास का हमें प्राचीन काल को जानना, भूतकाल को जानने के लिए क्या क्या करना होगा, तो अगर इतिहास ही नहीं होता तो हम कैसे जानते हैं उन लोगों की, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है ये कि एक शिक्षक, इतिहास शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करते इतिहास सीखने को किस प्रकार निर्देशित करेंगे, तो अभी जो बता क्या है उस चीज को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।